आप लोग देख रहे हैं जंगल की आवाज़। इस समय मैं मऊ जनपद में उपस्थित हूं और हमारे साथ भानु प्रकाश पांडे जी, जो पूर्वांचल विकास संस्थान के अध्यक्ष हैं और शहरी आजीविका केंद्र जो मऊ में संचालन होता है उसका ये स्वयं संचालन करते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि भानु प्रकाश पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और जो इनका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के जरूरतमंदों की मदद की जाए, इस संबंध में मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले आपका जंगल की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। भानु भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए और आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मैं भानु प्रकाश पांडे डुमरांव का निवासी हूँ और डुमरांव गांव एक राष्ट्रीय स्तर का गांव है। आप देखेंगे तो डुमरांव में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से श्याम नारायण पांडे जी, दूधनाथ पांडे जी, जगदानंद पांडे जी, मंगला प्रसाद पांडे जी, इस तरह के बड़े बड़े साहित्यकार राष्ट्रीय परिदृश्य पे जो जिनका नाम स्थापित है वह डुमरांव से हैं और मैं डुमरांव का रहने वाला हूं और उसी परिवार से हूं। तो हमारे लिए भी गर्व की बात है कि मैं उस परिवार से जुड़ा हूँ और डुमरांव शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है बस, और शहर और गांव का वातावरण दोनों सम्मिलित है ग्राम डुमरांव के लिए, तो वह डुमरांव गांव। अच्छा, आप एक ख्याति उपलब्ध जिनकी बड़ी यश कीर्ति है लेखनी का, उस परिवार से आप हैं, तो आपको साहित्य की तरफ क्यों नहीं रुझान हुआ? कोई फिर ऐसा वीर योद्धा क्यों नहीं अवतरित हुआ जो उनके यश कीर्ति को आगे बढ़ाए? चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन खून का असर होता है। मैं भी लिखता हूँ और लेखनी है, लिखता रहता हूँ अपने विचार, अपने भाव, और कविताएं भी लिख लेता हूँ, साहित्य भी लिख लेता हूँ, तो वह ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि श्याम नारायण पांडे, मंगला प्रसाद पांडे या जगदानंद पांडे नहीं कोई पैदा हो पाया, लेकिन असर तो है खून में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन विभूतियों को मऊ जनपद में उचित स्थान दिया गया, उन्हें सम्मान दिया गया, कहीं उनकी प्रतिमा लगाई गई? उचित स्थान मऊ में नहीं मिलना चाहिए था। श्याम नारायण पांडे एक ऐसे कवि थे, वह मऊ में सिमट करके रहने वाले या उत्तर प्रदेश में सिमट कर रहने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। उनका व्यक्तित्व पूरे सांसारिक रूप से था। उनके जो महाकाव्य, उन्होंने कम से कम 52 पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें अनेकों महाकाव्य कालजयी महाकाव्य हैं। आज हर एक बच्चा, हर एक नौजवान अगर किसी की कविता याद है तो श्याम नारायण पांडे की कविता उसको जरूर याद है। कोई और सुनाएंगे उनकी रचना जो बहुत लोकप्रिय है? उनकी कविता हल्दी घाटी है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। फिर उनकी अन्य कविताएं जैसे आपका अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, गगन डोलने लगा। फिर उसके बाद जौहर की एक वो है, उसमें फाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पे डाले। तो इसके अलावा बहुत सारी कविताएं हैं उनकी। त्रिता के दो वीर हो गया, तुमुल हो गया, परशुराम महाकाव्य हो गया, शिवाजी महाकाव्य हो गया, तो रिमझिम महाकाव्य हो गया, तो बहुत सारे महाकाव्य हैं। मैं बताया कि 52 पुस्तकों का लेखन उनके द्वारा हुआ था। अच्छा, आप एक साहित्य परिवार से हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में आपकी बहुत रुचि है और आप जो है विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं और एक लोकप्रिय जिला अध्यक्ष हैं, तो आपका रुझान राजनीति की तरफ कैसे हुआ? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? देखिए, राजनीति तो नहीं है, राजनीति भी कर सकते हैं और एक समाज सेवा भी कर सकते हैं। मेरा समाज सेवा के प्रति रुझान शुरू से रहा है। समाज में रहना, समाज के लोगों के दुख दर्द को सहना और महसूस करना, यह शुरू से ही भाव रहा है। भावुक किस्म का आदमी हूँ, तो वह भावना जो है वह हमेशा प्रस्फुटित होती रही। मैं एमए किया, एमए के बाद मैनेजमेंट किया, एचआर मैनेजमेंट। मैंने 4 साल तक विभिन्न कंपनियों में एचआर का ऑफिसर, एचआर का सीनियर ऑफिसर और एचआर असिस्टेंट मैनेजर और एचआर मैनेजर तक मैं रहा हूँ। फिर भी लोगों की भावनाओं को समझते हुए, लोगों की पीड़ा को समझते हुए, मजदूरों की पीड़ा को समझते हुए अपने नौकरी से मैं तादाद में नहीं स्थापित कर सका, क्योंकि जो नौकरी होती है, जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, वहाँ पे कोई भावना का कद्र नहीं होता है और उस भावना के कद्र को मैं हमेशा अपने मन में रखा रहा। तो कहीं कहीं टकराहट हुई और चल रहा है। जो आपका यहाँ केंद्र है जिसको आप संचालन करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है?
शहरी आजीविका केंद्र का उद्देश्य जो है बहुत पुनीत पावन रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप जो हमारे शहर में, हमारे शहरी क्षेत्रों में या शहर के नज़दीकी क्षेत्रों में जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको रोजगार देने का उपक्रम यहाँ पे किया जाता है। सरकार ने ऐसी योजना बनाई जिसके तहत एक केंद्र बनाया जाए जिसमें जो बेरोजगार है वो वहाँ से जुड़े और उनको रोजगार जहाँ उपलब्ध होता है उनको प्रोवाइड किया जाए। इस नियत से, इस साफ नियत से इसका प्रयोजन किया गया था। दुख की बात है कि वह प्रयोजन आज सफल नहीं हो पा रहा है। सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से आज यहाँ पे जो बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह दुख की बात है। अच्छा, आपकी संस्थान ने अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया और इसमें आने वाली बाधाओं को आप कैसे दूर करेंगे, क्या प्रयास होगा? हमारे संस्थान ने कम से कम 30 से 35 लोगों को अभी रोजगार दे रखा है जो विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 1000 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, जिनको हमने वादा किया है कि हम रोजगार में जोड़ेंगे। थोड़ा सा सरकार अगर हमारी मदद करती और सरकारी विषय के अंतर्गत हमको जोड़ती, अपने विभागों में जो भी संविदा करनी है उनको CLC से रखती, तो ये बेरोजगारी की समस्या जो है मैक्सिमम खत्म हो जाती। सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। अच्छा, आज की जो राजनीति का परिदृश्य है, जो परिवेश है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि लोग राजनीति के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं? क्या परिवार के लोग अपने बच्चों को राजनीति में आना देना चाहते हैं? क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? राजनीति एक ऐसा देखा जाए, राजनीति अगर देखा जाए तो एक बहुत ही पुनीत कर्म है, पावन कर्म है, लेकिन कहीं न कहीं लोग इसको किस तरह से लेते हैं यह निर्भर राजनीति करने वाले पे करता है। राजनीति को हम समाज सेवा, समाज का उत्थान करने के लिए करते हैं तो यह पावन पुनीत कर्तव्य होता है। अन्यथा हम अगर उसको धनार्जन का माध्यम बना लेते हैं, सुकृतियों का माध्यम बना लेते हैं तो यह कतई भी क्षम्य नहीं होता है। तो अब हम आप कैसे इसको देखते हैं, हम किस क्रिया के रूप में इसको करते हैं, यह हमारे पर निर्भर करता है। हमारी मान्यता है कि राजनीति को सत्कर्म के लिए करना चाहिए और लोगों के विकास, जनता के विकास, समाज के विकास, जो दुखी हैं उनको उनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए। यह राजनीति का असली उपक्रम होना चाहिए। अच्छा, आप ये सामाजिक कार्य में, जब आप बताया कि इसके पहले आपने कहीं कंपनियों में नौकरी किया, मैनेजमेंट के कोर्स किए हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस संस्थान के लिए मैनेजमेंट की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको कोई जीवन में कोई ऐसी घटना जो हृदयस्पर्शी हुई हो, किसी की आपने परिस्थिति देखा हो, कोई घटना का जिक्र अगर स्मरण हो तो? नौकरी के समय में मैं बताया हूँ कि मैं जब नौकरी करता था तो दिनहीन गरीब जो जाते हैं बिहार से, यूपी से और वहाँ पे काम करते हैं तो ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम में 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद 8-8 घंटा, 12-12 घंटा ओवर टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाए, उनकी दिनचर्या अच्छी तरह से हो, उनका विकास, परिवार का विकास हो और पढ़ लिख कर के लोग आगे बढ़ें, उनके परिवार वाले, उसके लिए वो करते हैं। और मैं जब कंपनी में नौकरी कर रहा था तो देखिए जो HR का कार्य होता है वह लोगों की सैलरी देना, लोगों की हाजिरी लगाना, लोगों को का ओवर टाइम देना, तो इस सब क्रियाकलाप, लोगों की व्यवस्था करना पूरा मैनेजमेंट जो होता है HR का होता है। इस लिहाज से हमने जब एक बार की बात है कि मैं काम कर रहा था और एक काम करने वाला व्यक्ति 36 घंटे से लगातार वो कार्य कर रहा था, लगातार ड्यूटी कर रहा था और फिर जब 36 घंटे से उसने ड्यूटी की और ओवर टाइम हमको दे के गया तो मैं उसको नोट किया और 36 घंटे का उसका ओवर टाइम लगाया। हमारे जो मैनेजर थे, जो प्लांट के जो MD होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं 36 घंटे को नहीं, 36 घंटे को आप 12 घंटे ही ओवर टाइम दो। हमने कहा कि सर ये तो मैं नहीं कर सकता। कहते कि नहीं तुमको करना पड़ेगा। हमने कहा कि देखिए मैं नहीं कर पाऊँगा, भले ही आप हमको न रखेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो मेहनत की मजदूरी है उसको मैं नहीं काट सकता। आप अगर चाहें तो हमको निकाल सकते हैं। और सही बात है कि मैं वहाँ से निकाल दिया गया इसी कारणवश। तो ये जो भावना है ना, मन की जो पीड़ा होती है, दूसरे की पीड़ा को देख करके जो मन में पीड़ा होती है, वही पीड़ा हमको हमेशा उद्वेलित करती रही। 4 कंपनियों में मैंने स्थान अगर बदला तो कहीं न कहीं यह प्रमुख कारण रहा। मतलब ये घटनाएं आपको प्रेरित की
कि समाज में बड़ा गलत हो रहा है। प्रेरणा लेकर के मैं लगा कि नहीं, अगर इस वातावरण में रहूँगा तो कहीं न कहीं या तो कुंठित होऊंगा या फिर वह वैसा ही करूँगा जैसा वो चाहते हैं। और मैं वैसा नहीं चाहता कि मैं वैसा करूं, किसी का प्रताड़ना दूं, किसी का खून चूस करके जो मालिक का पेट भरूं, ऐसा मैं नहीं चाहता था। तो हमको लगा कि अब हमारे बस की ये कार्य नहीं है, मैं छोड़ दिया। बहुत दबाव था, मेरे परिवार का बहुत दबाव था, पढ़ाई लिखाई आपने किया इतना खर्च करके और आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, सब बेकार गया। लेकिन तब भी मैंने नहीं माना। मैं मऊ आया, NGO बनाया, NGO के माध्यम से लोगों से जुड़ा, गरीबों से जुड़ा, उनको उनका समूह बनाया, उनको धन का बैंक से उपलब्ध कराया और एक अच्छा खासा कार्य शुरू हुआ और कारवां चलता रहा। बहुत सारे कार्यक्रम जागरूकता से लेकर के और सब बहुत सारे कार्यक्रम किया, एक पहचान बनी आप लोगों के बीच में और आज यह क्रम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। आगे भी इसका हम जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का सहयोग का अपेक्षा मैं रखता हूँ और इस क्रम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, आपको ये परिस्थितियाँ देखने को मिली कि नहीं, जैसे समाज में कहा जाता है कि नेताजी हो गए हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हो गए हैं, देखा बहुत काबिल, अपने अपनी भाषा और अपने अपने लैंग्वेज में लोग परिहास भी करते हैं, तो ऐसी स्थितियों से आप? नहीं, मैं गुजरा नहीं हूँ। कारण यह है कि मैं पता नहीं क्यों मैं अपने आप को इनसे अलग समझता हूँ। मैं आज अध्यक्ष हूँ, चाहे पूर्वांचल विकास का अध्यक्ष हूँ या विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष हूँ, मैं उसी तरह से मिलने की कोशिश करता हूँ जैसे पहले था। और हर आदमी की समस्या को अपनी समस्या समझ करके उसके लिए चल देना, उसके लिए कार्य कर देना, उसके लिए कह देना, अपने बस में जो है, अपने सामर्थ्य में जो है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और यह मतलब महसूस करता हूँ कि उसका कष्ट है तो हमारे पास आया है और उसके कष्ट को महसूस करने के बाद मैं उसका समाधान करना ही चाहता हूँ। और मैं सब ये अलग रास्ता कह सकते हैं, क्योंकि आज की राजनीति में ऐसा भी हो रहा है, मैं यही देख रहा हूँ कि लोग जब ऊंचे पद पे हो जाते हैं तो नीचे वाले लोगों को वो दिखाई नहीं देते, वो नहीं देखते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ूँ, उनकी समस्या का निदान कर सकूँ, उनके भावना को समझ सकूँ। यही मेरी उपलब्धि है, यही मेरी कमाई है और इसी से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या मैं मानता हूँ। अच्छा, मऊ में जो विकास हुआ था, लोग बताते हैं विकास पुरुष कल्पनाथ ने यहाँ का सृजन करता है। मऊ जिले को उन्होंने पहले एक छोटी सी तहसील थी, इसको जिला बनवाया उन्होंने। तो आपको क्या लग रहा है उस समय की स्थिति और आज की वर्तमान स्थिति में मऊ कहाँ खड़ा है? कल्पनाथ राय के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो जननेता थे। हमको याद है जब छोटे पर वो हमारे गांव आते थे, हमेशा आते रहते थे बाबा जी लोगों से मिलने के लिए, वो हमेशा आते रहते थे। लेकिन उतना बड़ा कद्दावर नेता होने के बाद भी आम जनता से जो मिलने का उनका तरीका था, घुलने मिलने का जो तरीका था, वह उनको अलग बनाता था। और एक जो नीचे से उठने का क्रम था उनका, वह उसको उन्होंने आत्मसात किया था। तो वह कभी भी ऊंचा होकर भी वह घमंड, वह एक घमंड की जो स्थिति होती है वह उन पर हावी नहीं हो पाई और वह हमेशा समान बने रहे और जब तक जिए शान से जिए। और मऊ को भी इतने बड़े स्थान पे वो लेके गए कि आज मऊ का नाम बताने पे लोग कहते हैं कि कल्पनाथ राय वाला मऊ। अच्छा, राजनीतिक मंच पे जब चुनाव का समय आता है तो लोग कहते हैं कि मैं कल्पनाथ राय जी की तरह विकास करूंगा। क्या आपको किसी नेता में ऐसा गुण दिखता है मऊ जनपद के स्थानीय लोगों में, जिनमें कल्पनाथ की तरह कुछ करने का जुनून हो और व्यवहार भी हो? अभी देखिए, यह कहना बेमानी होगा कि ऐसा कोई दिखता हो। अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है और मैं उसके आगे पीछे भी कोई नहीं दिख रहा है। अगर दिखता और लाइन कतार लगती कि नहीं ये हो सकते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। अभी उस तरह का चरित्र, उस तरह का व्यक्तित्व किसी में दिखाई नहीं देता है और जिसकी बहुत ही नितांत आवश्यकता है हमारे समाज को, हमारे मऊ वालों को। कोई ऐसा नेता आवे जो समाज का दिशा निर्देशन करे और उसको नेतृत्व करके फिर एक नया स्थान कल्पनाथ राय की कमी को पूरा करे। अच्छा, ये जो आपका शहरी आजीविका केंद्र है मऊ जनपद में जो स्थापित है और इस पर बड़ा समय देते हैं, तो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं कि इसमें कैसे लोग सहभागी बने और कैसे लोगों का उत्थान करें? हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनको रोज़गार भी उपलब्ध कराया जाए। तो हम प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं। तीसरा कर्म की आवश्यकता यह है कि सरकार की जो उदासीनता है वह अगर समाप्त हो जाती है तो वह जो पुल बनेगा, जो
एक नया आयाम शुरू होगा, वह एक नया निर्देशन देगा समाज को और एक नई राह पे हमारा समाज चल पड़ेगा और जहाँ पे सबको रोजगार होगा और सब लोग संतुष्ट होंगे। इसमें तो आपको सफलता मिलना चाहिए, चूँकि आप एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और भाजपा के भाव और आप उनके रिंग से जुड़े हुए हैं, और उसका उद्देश्य भी है भाजपा का कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाए, कोई भूखा न रहे, लोग आत्मनिर्भर हों। ऐसी स्थिति में आपको क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप निराश हैं? निराश नहीं है, हम अपनी बात को आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को निर्देशित करते, अपनी भाव अपने बात को प्रकट करते हैं कि वो ध्यान दें और जो ये संस्था है जिसका लक्ष्य, जिसकी सोच बहुत पुनीत है, पावन है, तो इसको कैसे प्रमोट किया जाए, एक नया दिशा निर्देश निकालें जिससे कि अधिक से अधिक रोजगार जो संविदा कर्मी हैं या जो सरकारी विभागों में कार्य हो रहे हैं उसको सीएलसी से, शहरी आजीविका केंद्र से जोड़ा जाए, जिससे कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो रोजगार पाएँ और जो सरकार की मंशा है उसकी भी पूर्ति हो। अच्छा, आपके जीवन का जो है अब ये दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प है कि आप समाज सेवा में ही रहेंगे या फिर कोई परिस्थितियाँ आपको किसी दूसरी दिशा में भी मोड़ सकती हैं? परिस्थितियाँ आईं और परिस्थितियों को मैंने मुख मोड़ करके उन परिस्थितियों से आज मैं यहीं आया हूँ जिसकी शुरू से ही परिकल्पना थी मेरी। मैं जब काशी विद्यापीठ में पढ़ने गया तो मेरी संकल्पना या परिकल्पना यही थी कि मैं समाज सेवा करूँगा। तो मैंने वहाँ पे HR मैनेजमेंट किया, सोशल वर्क डिपार्टमेंट से संबंधित। पहले इच्छा थी सोशल वर्क से MA करने की, लेकिन नहीं हुआ तो मैंने HR मैनेजमेंट किया। कहीं न कहीं ये सोच थी कि हम समाज सेवा इसके माध्यम से भी करेंगे, लेकिन जब अंदर गए तो परिस्थितियाँ वैसी नहीं बन पाई। तो मैं विभिन्न झंझावातों से गुजरता हुआ आज इस मुकाम पे आया हूँ जहाँ मैं अपने द्वारा समाज सेवा कर रहा हूँ। तो मैं अब इस क्रम को नहीं तोड़ने वाला हूँ, चाहे कोई भी समस्या आवे, कोई भी विपत्ति आवे। यह क्रम जो मन में है, जो विचार में है, जो व्यक्तित्व में है, चरित्र में है, उसका बदलाव अब संभव नहीं है, क्योंकि शुरू से ही परिवर्तन नहीं हो सका, तो अब तो संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भानु भाई। आप लोग सुन रहे थे भानु प्रकाश पांडे जी को, जिनके अंदर रग रग में समाज सेवा भरा हुआ है। ये एक संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और रचना के गांव डुमरांव के उस परिवार से हैं जिनकी लेखनी, जिनकी यश कीर्ति पूरे विश्व में जाना जाता है। रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये जब भी हम लोग पढ़ते हैं, गाते हैं, कहते हैं तो रोमांस आ जाता है। वही रोमांस भानु प्रकाश पांडे जी में है। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहा और बिल्कुल युवा है ये, और इनके साथ युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम है। और इसी टीम को लेकर के जो इनका मुख्य उद्देश्य, निश्चित रूप से भारत में कुछ करना है, अगर कुछ भी अगर करना है तो जो नीचे के लोग हैं, जो निचले पौधान पे हैं, उनकी मदद करना है। और इनका संस्थान शहरी आजीविका इसी उद्देश्य को पूरा करेगा। आप लोग भानु प्रकाश पांडे जी का उत्साह वर्धन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनके संस्थान से, इनकी व्यवस्था से जो विकास और विश्वास के तरफ अग्रसर है, आप लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।